गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 7th क्लास में आपकी हिंदी अध्यापिका सुरेंद्र रानी शर्मा आज फिर बसंत बुक का लेसन नीलकंठ पाठ नंबर 15 नीलकंठ, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति अपने प्रेम का जो ये अध्याय हमें दिया है उसमें हमें सिखाना चाहा है कि हम भी पशु पक्षियों के प्रति अपना प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें, उन्हें किसी तरह से परेशान ना करें और यदि उनको पाल सकते हैं तो उनको पालें। तो महादेवी वर्मा ने भी अपने घर में बहुत से पशु पक्षी, मोर, खरगोश, कबूतर, लक्का कबूतर, है ना, तो ये सब पक्षी पाल रखे हैं। बहुत ही मनोरंजक रोचक लेसन है। हमने कल लेसन कुछ पढ़ लिया था, आज आगे का पढ़ेंगे, इसका भाग 2। तो पाठ 15 हमारा नीलकंठ भाग 2, कल वाला 1 था, आज 2। और लेखिका महादेवी वर्मा। और हमने कुछ शब्दार्थ और लिखे हैं। कौतूहल, सारे पक्षियों के अंदर एक कौतूहल हो गया था जब नीलकंठ मोर मोरनी को लेके आई थी लेखिका अपने घर में। तो उत्सुकता, कौतूहल माने उत्सुकता, में उत्सुकता थी, ये कौन से जानवर हैं। कर्णभेद, कान छेदना, कान के अंदर जैसे लड़कियां बिंदवाती है ना, कान छिदवाती हैं तो कर्णभेद बोलते हैं उसको। कर्णभेद मतलब कान छेदना। निश्चेष्ट, बिना हिले डुले। परिक्रमा, किसी वस्तु के चारों ओर घूमना। उनके खरगोश, छोटा खरगोश और वो सब उनके चारों तरफ परिक्रमा करने लगे थे ना मोर के, जब उनको जाली वाले बड़े घर में लेके गई थी लेखिका। भंगिमा, आकार, भंगिमा मतलब आकार। तो ये शब्दार्थ भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। भंगिमा मतलब आकार। तो हम अब आगे का लेसन रीड करते हैं। उस दिन हमने लेसन रीड किया था, उसके आगे से पढ़ेंगे। सभी बच्चे निकाल लो। पाठ 15 पेज नंबर, ये है पेज नंबर 100। हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। पेज नंबर 114 निकालो। सेकंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे हम, सेकंड पैराग्राफ से, ठीक है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नए खास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। नए खास कोने क्या होता है? जहाँ पशु पक्षियों को बेचने की दुकान होती है, वहाँ से कोई काम था उधर वाली साइड में लेखिका को, तो वहाँ से जाना पड़ गया। तो उसने कहा कि जो बड़े मियाँ हैं, जो हर बार उनको पता है कि मैडम को, महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से प्रेम है और ये कोई ना कोई पशु या पक्षी ले ही जाती है अपने घर खरीद कर, तो उनको अक्सर रोक लेते हैं और फिर उन्हें ले जाने के लिए बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं ये, या कोई इनको मारने के लिए ले जाएगा, आप तो पालते हो, आपके घर में तो बहुत से जानवर रखे हुए हैं, इन्हें भी ले जाओ। तो लेखिका ने सोचा कि अब की बार मैं उधर नज़र भी नहीं डालूंगी, पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसने मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी, यानी इकट्ठी हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। भाषण मेल मतलब उनकी स्पीच फिर शुरू होगी, लगातार बोलने लगे। जैसे मेल रेलगाड़ी है ना, फराटे से चलती है, तो उनकी भी बातें फराटे से चलती थी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है?
आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश, सारांश मतलब निष्कर्ष यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। यानी लास्ट में उसका निष्कर्ष यही निकला कि लेखिका से रहा नहीं गया और उस अधमरी यानी बेहोश टाइप हुई मोरनी की हालत जो बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसके पैरों को बांध रखा था और वो बेचारी चल भी नहीं सकती थी, उसके पंजे ऐसे सिकुड़कर इकट्ठे हो गए थे, एकत्रित हो गए थे ना, तो लेखिका उसको अपनी अगली सीट पर रखवाकर कितने रुपए में खरीद कर लाई? 7 रुपये में। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। जहाँ लेखिका अपने लिखने का पढ़ने का काम करती थी अपने स्टडी रूम में, वो फिर से अस्पताल बन गया। कैसे? क्योंकि उस मोरनी का इलाज करना था। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर भी वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर, ठूंठ होते हैं ऐसे पेड़ जिनके ऊपर टहनियाँ और पत्तियाँ नहीं होती, अकेले सूखे पेड़ खड़े होते हैं, उनको ठूंठ बोलते हैं। तो उसके पंजे भी ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। मोरनी का क्या नाम रखा? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। अब मोर का नाम नीलकंठ रखा क्योंकि उसकी जो गर्दन थी नीली थी, और मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा क्योंकि वह साए की तरह उसके साथ साथ रहती थी। तो इसलिए राधा भी कृष्ण के साए की तरह ना साथ साथ रहती है, इसलिए उसका नाम राधा रखा। और कुब्जा जो राधा से ईर्ष्या करती है, तो इसका नाम भी कुब्जा ही रखा था। तो ये भी वैसे ही सही नाम ही प्रमाणित हुआ क्योंकि ये राधा को नीलकंठ के पास नहीं रहना देना चाहती थी और खुद उसके पास रहना चाहती थी नीलकंठ के, और नीलकंठ इससे दूर भागता था। वो उसको अपने कुब्जा को अपने पास नहीं रखना चाहता था। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी की को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंजों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। इस कलह कोलाहल, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ ना एक टाइप से, कि जो राधा थी उसने तो अपने अंडों को बेचारी ने छुपा के अपने नीचे रखा, फिर भी कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को एक तरफ ढकेल दिया, यानी कलह कर लिया, उसके साथ लड़ाई कर ली। और खुद इसी उत्सुकता से और अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब नीलकंठ बेचारा उदास रहने लगा। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। जैसे छोटे बच्चे को पुचकारते हैं ना, लाड से प्यार से, अब कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ बेटा, क्यों नाराज हो। इस तरह महादेवी वर्मा लेखिका ने उसे पुचकार कर नीचे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के साइड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर भी वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी, यानी अब उदास रहने लगा था वह। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद उस सबसे मेल हो जाएगा, यानी वापस से वैसा ही हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंत में 3-4 महीने के उपरांत बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसके न उठने पर
संदेह हुआ, उसको संदेह हुआ, भ्रम हुआ कि क्या बात है, ये पुचकारने के बाद भी पंख फैलाए ऐसे कैसे बैठा है। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, उदास रहने लगा था ना, राधा के बिना उसका मन नहीं लग रहा था, तो वह नीलकंठ मर गया क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। संगम मतलब जहाँ 2-3 नदियाँ मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। जब गंगा को बीज धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। जब उसके पंख ऐसे पानी में फैले ना, उसके पंखों की जो मोर के पंख कितने सुंदर होते हैं, तो तरंगों में ऐसे उसकी छाया दिखने लगी और वो प्रतिबिंबित मतलब छाया बनकर उसमें तरंगित हो गया, यानी तरंगों में ही मिल गया। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। निश्चेष्ट मतलब बिल्कुल क्या नाम, बिना हिले डुले। निश्चेष्ट में बिना हिले डुले, ये लिखा है ना मैंने, बिना हिले डुले वैसे ही बैठी रहती। एक बार वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर गेट के ऊपर उसका इंतजार करती, दृष्टि लगाए रहती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अलेशियन कुत्ती का नाम है कजली, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया, यानी उस पर चोट की। परिमाणतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नताओं का भी परिचय दिया। कौन से 3 पक्षियों ने? नीलकंठ ने, राधा ने और कुब्जा ने। क्या? पक्षी प्रकृति, यानी प्रकृति और पक्षियों का स्वभाव भी किस तरह का होता है, उनकी विभिन्नताएं, यानी कि वो अलग अलग कैसे अपने व्यवहार करते हैं, उसका परिचय दिया। क्योंकि नीलकंठ कैसे उदास रहने लग गया, कुब्जा ने कैसे राधा के अंडे तोड़ दिए और नीलकंठ के जाने के बाद राधा कैसे निश्चेष्ट सी हो गई, यानी बिना हिले डुले एक जगह पर बैठी रहती, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है, यानी दुकेली, पहले 2 थे अब अकेली हो गई। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, मेघा बादलों से जब भर जाता है आकाश, तब मोर नाचने लगता है ना खुशी से, परंतु नहीं, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रता करके नीलकंठ को बुलाती रहती है, यानी तेज आवाज में ऐसे बोलती है मोरनी राधा जैसे वो नीलकंठ को आवाज दे रही है। तो ये अपना लेसन खत्म हुआ महादेवी वर्मा। अब इसके क्वेश्चन है 6 निबंध से। मैं ये प्रश्न उत्तर आपको बता देती हूँ। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो मैंने लेसन पढ़ाते वक्त आपको बताया ना कि मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसको नीलकंठ कहा गया, और राधा जो छाया की तरह मोर के पीछे पीछे घूमती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। और सेकंड क्वेश्चन है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों की किस प्रकार स्वागत हुआ? तो इसका आंसर सुनो। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर चिड़ियाखाने में हलचल मच गई। ठीक है, मोर के बच्चों को देखकर लक्का कबूतर उसके चारों ओर गुटरगू घूम घूम कर गुटरगू की आवाज़ करने लगा। खरगोश उसका निरीक्षण करने लगा और तोता एक आंख बंद करके उसका परीक्षण करने लगा। ये लेसन के अंदर आया था ना, वहाँ से लिख लेना, जो मैंने बताया था एक क्वेश्चन का आंसर है वो ही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, यानी उसकी क्या क्या व्यवहार, उसकी एक्टिविटी गतिविधियाँ क्या क्या थी जो उसको अच्छी लगती थी। तो निम्नलिखित चेष्टाएं भाती थी। पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर
वो जब नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता। ये लेसन के अंदर ये लाइन बता देती हूँ आपको। हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से होले होले उसको खाना। लेखिका क्या करती थी, अपनी हथेली पर भुने हुए चने रख लेती थी और नीलकंठ उसको धीरे धीरे खाता। फिर मेघ के गर्जन के ताल पर नृत्य करता। जब मेघ गरजते, बादल गरजते तो उनकी गर्जना पर वो नृत्य करता, मतलब नाचता। और वर्षा की बूंदों की रिमझिमाहट तेज होने पर उसका वेग बढ़ता जाता। जैसे जैसे बरसात तेज होती जाती, बूंदें तेज होती जाती, वैसे वैसे उसका डांस भी तेज होता जाता। तो ये चेष्टाएं लेखिका को अच्छी लगती थी। जैसे वीडियो करके और साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, इस आनंदोत्सव को की रागनी से बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? समझ में आया? इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य उस घटना की ओर संकेत करता है जब लेखिका टूटे पंजे वाली एक और मोरनी लाई और उसका इलाज कर चिड़ियाखाने में दूसरे जानवरों तथा पक्षियों के साथ रख दिया। उससे राधा और नीलकंठ का साथ न देखा गया। उसने नीलकंठ और राधा के जीवन को कोलाहल में बदल दिया, पूर्ण बना दिया, जिसका अंत नीलकंठ के मरने के साथ हो गया। तो ये कौन सी घटना है? इस क्वेश्चन में कौन सी घटना लिखनी है कि जब लेखिका एक बीमार मोरनी को भी अपने घर ले आई और बीमार मोरनी के चिड़ियाघर में जब डाल दिया तब उससे नीलकंठ और राधा का प्यार नहीं देखा गया। उन दोनों में उसने लड़ाई करवा दी। इसलिए कहा गया है कि आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। बेमेल स्वर था ना कुब्जा, जिसका नाम रखा था, तो ये अपने शब्दों में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना ऐसे नहीं क्यों हो जाता था? क्योंकि मोर की प्रकृति होती है ना नाचने की, बरसात के मौसम में, बसंत ऋतु में, तो वो बाहर बगीचे में निकलकर नाचना चाहता था। इसलिए बंद चिड़ियाघर में रहना उसके लिए ऐसे नहीं हो जाता था। नीलकंठ को फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित और पल्लवित वृक्ष बहुत अच्छे लगते थे। बसंत ऋतु में आम और पेड़ों पर सुनहरी मंजरियाँ आ जाती हैं। अशोक का पेड़ नए लाल लाल पत्तों में ढक जाता है। ऐसे मनोरम ऋतु को देखकर नीलकंठ बाहर आने के लिए बेचैन हो जाता था और उसके लिए जालीघर में बंद रहना ऐसा नहीं हो जाता था, ठीक है। जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों? कुब्जा का स्वभाव अपने आप नाम के अनुरूप ही था। कुब्जा जो एक थी, ये मंथरा का नाम शायद कुब्जा था, तो वो भी नहीं चाहती थी कि राम बने, इसलिए राधा और नीलकंठ की मित्रता से ईर्ष्या रखती थी। वह स्वयं नीलकंठ के साथ चाहती थी और ईर्ष्यालु स्वभाव और द्वेष भावना के कारण अन्य जीव जंतुओं की मित्र नहीं बन सकी। अब आपने क्लास में भी बच्चों को देखा है ना, जो अच्छे दोस्त नहीं बनते, एक दूसरे की ईर्ष्या करते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे को कोई जल्दी से अपना मित्र नहीं बनाता। तो चिड़िया के जालीघर में भी किसी ने भी उसको मित्र नहीं बनाया, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। 6 है, जालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतु, हो ही गया, 6 हो गया। और 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसने खरगोश के बच्चे को सांप से बचा लिया था। कैसे बचाया था? जब खरगोश के बच्चे को निगलने के लिए सांप ने अपने मुंह में आधा भर लिया तो खरगोश के मुंह में धीमी सी चीख निकली। अपने झूले पर बैठे नीलकंठ ने चीख सुनी और सर से सांप के पास आया। सांप के फन पर प्रहार करने से खरगोश शावक मर गया, इसलिए नीलकंठ सांप को फन के नीचे पंजों से दबाकर चोंच से प्रहार करने लगा। पकड़ लिया और पकड़ ढीली होते ही खरगोश शावक बाहर आ गया। इस तरह पंजे से बचाया। लेसन के अंदर ये आपने पढ़ा है ना, वहीं से लिख लेना भी कैसे बचाया। तो ये अपना लेसन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। 7 क्वेश्चन है इसके, अपनी भाषा में लिख लोगे
तो भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको लेसन समझ में आ गया ना सारा अच्छे से, तो इसमें से ही आंसर ढूंढ के, अब आप 7th क्लास में हो और आंसर एक बार मैंने बोल दिए, थोड़े आपको बता दिए, इसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।